हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज, जो कि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डाउट सॉल्व कर सकते हो और आपको एक शॉर्ट नोट वीडियो भी प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि हम अभी आईसीएसई के क्लास 10th के लेक्चर्स बना रहे हैं। हमने 2 लेक्चर्स अपलोड भी कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर के उसको देख लेना, क्योंकि ये जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा बायोलॉजी के लिए वो लिंक्ड है वो दोनों चैप्टर से। तो चलिए हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का चैप्टर जैसे ही स्टार्ट करोगे आपको डेफिनेशन दिख जाएगा। मैं बोलता हूँ आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। देखो क्यों बोलता हूँ ऐसा, वो देखो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स को जब हम तोड़ेंगे तो 2 वर्ड में टूटेगा, जीन प्लस टिक्स। टिक्स का मतलब है स्टडी, जीन का मतलब हमें पता ही है जेनेटिक मटेरियल है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से कहूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। जीन है तो जीन है क्या है कि जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है इसका मतलब क्या है, डीएनए है, आरएनए है। हमारे में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि डबल हेलिक्स होता है। ये सारे कुछ मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, राइट। तो डीएनए जो है, बहुत सारे डीएनए मिलते हैं तो क्रोमोजोम बनता है, हमने बताया था। और क्रोमोजोम बनता है 2 क्रोमेटिड से मिल करके। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्रोमोजोम है। अब क्रोमोजोम जो होता है उसका काम क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन करना। गैमेट का कैसे फॉर्मेशन करता है, जब इस क्रोमोजोम में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर देख सकते हो। तो जब मियोसिस डिवीजन होता है तो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, चाहे वो मेल गैमेट हो या और फीमेल गैमेट हो। जब दोनों का गैमेट आपस में इंट्रोड्यूस होता है, मैटिंग करता है, तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो के बाद जो होता है, जो भी बेबी है वो या तो बॉय होगा या तो गर्ल, वो बनता है। अगर मेल है तो उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 46 होता है, जो कि टूटता है 44 प्लस एक्स वाई में। एक्स वाई क्या होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। उसी तरह अगर फीमेल होगी तो फीमेल में क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स। एक्स एक्स क्रोमोसोम क्या बताता है, ये बताता है कि सेक्स क्रोमोसोम है, ये बताता है कि मेल है या फीमेल है। तो एक्स एक्स है, इट मीन्स ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, सेम है। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इस क्रोमोसोम को हम कहेंगे होमोजाइगस क्रोमोसोम। एक्स वाई है मेल में, तो इस केस में वो हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। मतलब ये हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। देख सकते हो, एक एक्स है तो दूसरा वाई है, तो इस क्रोमोसोम को कहेंगे हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। तो हम ये वहाँ पर एक चीज़ और सीख लिया हमने, कि मेल का जो क्रोमोसोम होता है वो हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम होता है, और फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है वो होमोजाइगस क्रोमोसोम होता है। क्यों होता है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया। मैं बार बार कहता हूँ, ये चैप्टर पूरी तरह से लिंक्ड है पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेना, ज़्यादा मिनट का भी नहीं है, 15 मिनट का ही होगा वो लेक्चर्स। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जेनेटिक्स में क्या देखेंगे, इस जेनेटिक्स के अंदर हम जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में देखेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है वो देखना है, कि होमोजाइगस कौन सा क्रोमोसोम होता है, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्रॉसिंग ओवर कब होता है कब नहीं होता है, ये चीज़ हम इस जेनेटिक्स वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो जैसे ही आप अपने बुक को ओपन करते हो, बुक में सबसे पहले एक साइंटिस्ट दिखेंगे आपको, जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल एक मैथमेटिशियन थे। अब बोलोगे सर ये बायोलॉजी में मैथमेटिशियन का क्या रोल था, मैथमेटिशियन का बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने एक ट्रेड्स बताया था, डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स। उसके बीच जो क्रॉसिंग ओवर होती है, किस टाइप की होती है, क्या मैनर होता है, वो इन्होंने बताया था, राइट। उसकी बड़ी बात यह है कि इसको फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन सॉल्व की थी जेनेटिक्स के लिए, जो कि क्रॉसिंग ओवर था। उस केस में बहुत सारे साइंटिस्ट भी आए थे पर वो नहीं कर पाए थे, लेकिन जॉर्ज मेंडल जो थे वो मैथमेटिशियन होने के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। क्या दिया था वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि इस पार्ट में सिर्फ और हम जीन क्या होता है, एलिल्स क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कहीं जाना मत है। देखो जैसे ही हम जेनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं, हमें 2 चीज़ पढ़ना है, हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो मदर और फादर से बच्चे में आए हों, उस कैरेक्टर को कहेंगे हम हेरिडिटी। इसका मतलब ये क्या है कि मदर से कुछ कैरेक्टर इनहेरिट हुआ होगा बच्चे में, और कुछ कैरेक्टर फादर से बच्चे में इनहेरिट होता है, तो उसको कहते हैं हेरिडिटी। अब बोलो सर ऐसा कोई एग्जांपल दो तो समझ में आए। एग्जांपल है सबसे अच्छा मैं बताता हूँ। कोई पेरेंट्स हैं जिनके जो फादर हैं उनके जो आई कलर है, मान लो वो ब्लूइश थी, और वही कलर ब्लूइश कलर जो है उनके बच्चे पे भी आती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। इसका मतलब क्या, वो कैरेक्टर का इनहेरिट बच्चे में हुआ है। वेरिएशन कहने का मतलब है कि कुछ के जो डीएनए होते हैं ना, जो डीएनए होंगे उसमें कुछ चेंजेस आ जाएगा। चेंजेस आने से क्या वेरिएशन होता है, सिंपल बात है, चेंजेस आएगा तो कुछ तो हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो वैसे कैरेक्टर जो तो ना उसके फादर में हो ना ही उनके मदर में हो, पर वो बच्चे में अगर आ जाता है, इनहेरिट हो जाता है,
इस कंडीशन को कहते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन के अंदर हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। म्यूटेशन क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। म्यूटेशन क्या है, मैं फिर से बताता हूँ। म्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं उसमें सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंजेस आ जाता है, जिसके कारण म्यूटेशन देखने को मिलता है। अब बोलो सर इसका भी कोई एग्जांपल है क्या आपके पास? तो बिल्कुल है। आपने ऋतिक रोशन सर को देखा ही होगा, उनके जो हैंड है उनमें 6 फिंगर हैं। अगर आपसे पहले आपने नोटिस नहीं की होगी तो आज कर लेना, मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हो उनके जो हैंड है उनमें क्या है, 6 फिंगर है। अब बोलो सर ऐसा कैसे हो सकता है, फिंगर तो 5 होनी चाहिए थी, उनमें 6 कैसी है? तो इस वेरिएशन के कारण ही है उनके, क्योंकि मदर में भी 5 फिंगर है और सिर्फ जो फादर हैं उनमें भी 5 फिंगर है, लेकिन उनमें तो क्या हो गया, 6 फिंगर हो गई। इट मीन्स क्या हुआ, वेरिएशन आया, कुछ डीएनए में चेंजेस हुआ होगा। राइट, ये हमने कंप्लीट कर लिया बहुत इजी ट्रिक के साथ। अब पढ़ना है हमें 2 मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। ये बताता है कि 2 मॉडर्न एप्लीकेशन है जेनेटिक्स के। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहता है, इसका काम क्या है कि वे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो एक बैक्टीरियल स्ट्रेन को बनाते हैं, उनके आरएनए को लेते हैं, आरएनए को लेने के बाद उनमें कुछ चेंजेस करते हैं और उससे एक न्यू मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसी कंडीशन को कहते हैं जीएमओ। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इनका काम ही यही है कि नए नए जीन को बना करके नए नए ऑर्गेनिजम्स को बनाना है। दूसरा है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग इसका काम है, कोई भी नया डिजीज अगर होता है, जैसे कि मान लो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहते हैं। मान लो बनाते बनाते कुछ ऐसा चीज़ उन्होंने बना दिया जो कि हमारे लिए खतरनाक हो, तो वो उन्हें पता कौन करेगा कि ये सही है कि गलत है? तो ये जेनेटिक काउंसलिंग का ही काम है, पता करना कि वो उन्होंने जो बनाया, जो वेरिएंट, जो भी ऑर्गेनिज्म बनाया वो सही है या नहीं है, या फिर इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल में तो कोविड-19 आया, सभी को पता है ना, तो वो भी एक डिजीज़ ही तो था, तो उसको कोई तो उनको जस्टिफाई किया होगा ना, तो वो जस्टिफाई करने का काम इस जेनेटिक काउंसलिंग का ही होता है। क्लियर है? यहाँ तक आपने समझो तो आधा चीज़ आपने समझ लिया है जेनेटिक्स का। बस ऐसा ही पेशेंस रखे रहो, हम बहुत सारे चीज़ को कवर करेंगे। नेक्स्ट है ऑटोजोम। ऑटोजोम का मतलब आपको बताता हूँ। ऑटोजोम जो होता है जस्ट लाइक अ क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के जैसा ही ये ऑटोजोम होता है। क्रोमोजोम हमारे 46 होते हैं, जो हमने बोला था पैटर्न में लिखते कैसे हैं, 44+XX में लिखते हैं या फिर 44+XY। फीमेल के केस में XS होता है और मेल के केस में XY होता है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्रोमोजोम, ये हमने बता दिया। तो ये जो एक्स क्रोमोजोम है, जो XY क्रोमोजोम है, जिसको हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, उसको असल में ऑटोजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोजोम कहा जाता है। और यही चीज़ जो होते हैं बताती हैं कि उसके ये जो हाइट कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, ये सब के लिए ऑटोजोम ही जिम्मेदार होते हैं। क्लियर है? इसका डेफिनेशन हो जाएगा जस्ट लाइक अ क्रोमोजोम विच डिटरमाइन जनरल बॉडी फीचर्स। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ही क्या है कि सेक्स को जस्टिफाई करना कि वो मेल है या फीमेल है, वो भी उसके बच्चे के जन्म से पहले। उस प्रोसेस को कहते हैं एमिनोसेंटेसिस। क्या कहते हैं? एमिनोसेंटेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बता सकते हैं, डॉक्टर ये बता सकते हैं कि मतलब उसको जो उनके फीटर, मदर के जो फीटस है उसके अंदर बेबी जो है वो लड़का होगी या लड़की होगी, मतलब बॉय होगी या गर्ल होगी, ये डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखो वो डॉक्टर क्या करते हैं कि इंजेक्शन लेते हैं और मदर के फीटस में देते हैं, क्योंकि बच्चा कहाँ पर है, फीटस के अंदर होता है, सभी को पता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो उस चैप्टर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपन। तो ये जो फीटस के अंदर ही आता है, तो इसलिए फीटस के आसपास वो इंजेक्शन देते हैं और जो फीटल फ्लूइड होती है वो ले लेते हैं। कैप्चर करने के बाद वो क्या करेंगे, उससे डीएनए चेक करेंगे, डीएनए का पैटर्न कैसा है वो चेक करेंगे। अगर डीएनए पैटर्न चेक करते करते क्या मिलेगा, उनको क्रोमोजोम मिलेगा। तो क्रोमोजोम क्या देखेंगे, वो लास्ट का जो ऑटोजोम है वो देखेंगे कि वो XX है या XY है। अगर XX होगा तो हम बोलेंगे कि वो कैसा है, फीमेल होगी, और XY क्रोमोजोम है, इट मीन्स वो क्या होगा, मेल होगा। राइट, लेकिन ये जो हमने पढ़ा ना एमिनोसेंटेसिस प्रोसेस, ये बैन कर दिया गया है हमारे इंडिया में। क्यों बैन किया गया है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो चेक करा लेते थे और देखते थे अगर ये बेबी मतलब फीमेल है तो मार देते थे उनको पेट में, तो मतलब ये गलत काम था, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है एलील के बारे में। देखो एलील क्या है, एलील इज अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये जस्ट जीन के तरह ही है, जिस तरह जीन है हमने देखा ना कि जीन है जेनेटिक मटेरियल है, उस तरह एलील भी एक जेनेटिक मटेरियल ही है जो ट्रांसफ़र हो सकता है, एक जनरेशन तो सेकेंड जनरेशन वो जा सकता है। बुक में आपको एग्जांपल दिया होगा कि उन्होंने बोला है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने जीभ को क्या करते हैं, राउंड कर सकते हैं। उन्होंने राउंड को लिखा है RR करके,
जिसको डोमिनेंट माना है, एक लिखा है कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, जो कि हो गया रेसेसिव। इस तरह करके उन्होंने लिया होगा, लेकिन आपको वहाँ कुछ समझ नहीं आया होगा, राइट। तो चलो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो ये जो एलील होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, एक डोमिनेंट एलील होते हैं, एक रेसेसिव एलील होते हैं। डोमिनेंट कहने का मतलब बड़ा है, रेसेसिव मतलब कि छोटा है। दोनों को देखने में सेम जैसा दिखेंगे, पर एक को हम कैपिटल से डिनोट करेंगे, एक को स्मॉल से डिनोट करेंगे। जैसे कि उन्होंने बुक में राउंड लिया है, तो एक को कैपिटल लिखा होगा जिसको उन्होंने राउंड माना है, और एक को स्मॉल लिखा होगा, स्मॉल आर लिखा होगा, जिसको उसने रेसेसिव एलील को माना है। अब बोलोगे सर इसमें दो क्यों माना है, तो कैपिटल आर क्यों लिखा है, एक ही कैपिटल आर क्यों नहीं लिखा, या फिर एक ही स्मॉल आर क्यों नहीं लिखा। देखो बच्चों, मैंने पहले ही बताया आपको कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो क्रोमेटिड से मिल करके बने होते हैं। एक क्रोमेटिड के लिए एक एलील होता है, तो एक क्रोमोसोम के लिए सिंपल सी बात है, दो एलील लगेंगे ना, तो इसलिए दो एलील लगते हैं, इसलिए उन्होंने दो आर कैपिटल आर लिखा है जिसको कहा है डोमिनेंट एलील, और दो स्मॉल आर लिखा है जिसको कहा है उन्होंने रेसेसिव एलील। दोनों को उन्होंने क्या किया होगा, क्रॉसिंग ओवर कराया है। क्रॉसिंग ओवर करने के बाद उन्होंने रिजल्ट बताया है कि कितने बच्चे ये कर सकते हैं, कितने बच्चे ये नहीं कर सकते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर का जो खेल है ना, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। अभी मैं बस इतना बताता हूँ कि डोमिनेंट एलील क्या है और रेसेसिव एलील क्या है। देखो वो राउंड टंग के लिए लिया था इसलिए उन्होंने आर कैपिटल आर लिया था, कि मान लो हम लेते हैं कि कोई आदमी जो है बहुत लंबा है, मतलब वो टॉल है, तो टॉल के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। मान लो कि कोई हम बोले कि कोई इंसान है बहुत स्मार्ट है, तो स्मार्ट के लिए आप एस एल लिखोगे। उस तरह से आप अलग अलग अपने से ही कोरिलेट कर सकते हो, राइट। तो हम मान लो लेते हैं कि कोई इंसान है जो बहुत बड़ा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल टी लिखेंगे। मान लो हम ये बोलें कि कोई इंसान बहुत छोटा है, तो आप क्या लिखोगे, उसके लिए कौन सा एलील लिखोगे, स्मॉल टी लिखोगे, वो हो जाएगा रेसेसिव एलील, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको, नहीं होना चाहिए। देखो अब लिखने का तो आप कैपिटल टी और एक स्मॉल टी भी लिख सकते हो। तो वो लोग सर यहाँ तो एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, इस केस में हम किसको बोलेंगे कि कौन पावर दिखाएगा। तो डोमिनेंट जो है वो बड़ा है, तो हमेशा बड़ा कहीं चलेगी, राइट। जो बड़ा होगा वो ताकतवर होगा। तो यहाँ पर डोमिनेंट जो होता है उसका पल्ला भारी हो जाता है, जिसके कारण वो बोलेगा भले तुम डोमिनेंट हो, भले तुम रेसेसिव हो, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर हम छिपा देंगे, मेरे में इतनी क्षमता है। तो उस केस में हम बोलेंगे, जैसे कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो हम बोलेंगे कि इस केस में डोमिनेंट ही है, वो रेसेसिव नहीं होगा। रेसेसिव होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होना चाहिए, जब दोनों एलील कैसे हो, जब दोनों एलील रेसेसिव हो। अब देखो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ पूछना है आपसे, मान लो कैपिटल टी मैंने लिखा, तो अगर मैंने पूछा आपसे ये क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है सर, क्योंकि मैंने कहा ना कि एलील जस्ट लाइक अ जीन। उससे पहले मैंने ये भी कहा था कि मैंने दो एलील क्यों लिखा है, मतलब कैपिटल आर क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि एक ये जो एलील होते हैं एक क्रोमोजोम के जैसा ही है, तो क्रोमोजोम के दो क्रोमेटिड से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए हमने दो एलील लिया। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि कैपिटल टी है, इसका मतलब ये क्रोमोजोम भी होंगे, क्योंकि दो एलील हैं तो क्रोमोजोम बने ना। तो ये क्रोमोजोम कैसे हैं, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हैं। तो बोलोगे सर ये होमोजाइगस क्रोमोजोम है। क्यों होमोजाइगस है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था एक्स जो क्रोमोजोम होता था वो होमोजोगस होता है, XY जो होता है वो हेट्रोजाइगस होता है, क्योंकि डिफरेंट ट्रेड्स हैं, राइट। यहाँ तक कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी आपको, बिल्कुल यार बिल्कुल, बहुत अच्छे से जा रहे हैं अपन, है ना। तो चलो यहाँ तक हमने ये डोमिनेंट एलील रेसेसिव एलील भी सीख लिया। अब एक चीज़ और मेरे को बस बता दो, कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको हम कौन सा क्रोमोजोम कहेंगे, इसको हम कौन सा क्रोमोजोम कहेंगे, जल्दी बताओ जल्दी। इसको अपन कहेंगे हेट्रोजाइगस क्रोमोजोम, बिल्कुल कहेंगे ना। एक एक कैसे देख सकते हो, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है तो दोनों टी ही, लेकिन दोनों के जीन में क्या है, चेंजेस है कि नहीं है, बिल्कुल है। दोनों के एलील में चेंज है ना, बिल्कुल चेंजेस है। तो इस कंडीशन को कहेंगे, इस क्रोमोजोम को कहेंगे हेट्रोजाइगस क्रोमोजोम। तो होमोजाइगस क्रोमोजोम समझ गए, हेट्रोजाइगस क्रोमोजोम समझ गए, कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है, ये हमने सीख लिया है। दूसरा हमें सीखना है जेनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप का मतलब है जीन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। तो मतलब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस दिखे, मतलब जीन में उसका कुछ चेंजेस दिखता है, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं जीनोटाइप। एग्जाम्पल ले लो, हाइट हो गया, आई कलर हो गया, बॉडी शेप हो गया, ये सब कैसा है, ये हम देख नहीं सकते, राइट। तो ये हो गया अपना जेनोटाइपिक। अब मान लो फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप क्या कहता है, फिनोटाइप कहता है कि मान लो उसके बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होता हो, जैसे कि उसके जो एयर है उसका कलर कैसा हो देख सकते हो, बता सकते हो देख करके ही, कोई मोटा है या पतला है ये आप देख करके बता सकते हो।
है ना, कौन हेल्दी है कौन नॉन हेल्दी है, सब आप देख के बता सकते हो। तो ऐसे कैरेक्टर जो आप देख के बता सकते हो उस कैरेक्टर को कहते हैं, उस टाइप को कहते हैं फिनोटाइप। ओके, जिसका एग्जांपल है हेयर हो गए, लेग हो गए, नोज हो गए, एक्सेट्रा, ये सारे सारे फीचर्स हैं फिनोटाइप के। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है।